Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 70, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand and start a new chapter number 3, Nationalism in India in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक new chapter history से start कर रहे हैं जिसका नाम है Nationalism in India. सेकेंड टर्म में हिस्ट्री बुक से आपका ये लेसन आने वाला है जो कि बहुत ही इजी है और स्कोरिंग भी है. आप उसको मेरे साथ अच्छे से समझिए और नंबर लीजिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी द नेशनलिज्म इन इंडिया. प्यारे बच्चों, अब हम जो चैप्टर समझेंगे वो है नेशनलिज्म इन इंडिया. इन दिस चैप्टर वी विल रीड द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया. इस चैप्टर में हम फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट एस्पेक्ट यानी डिफरेंट आयामों को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो कोशिशें थीं, लोगों की कोशिशें थीं, कैसे मिलजुल कर एक हुई और फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया बना. इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. देखिए, भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म बढ़ा, धीरे धीरे जो एक दूसरे से सब कनेक्ट हुए, वो किसके कारण? जो कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट चल रहा था, उसके कारण धीरे धीरे जो मॉडर्न नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ बढ़ती चली गई, यानी लोगों में वो भावना फैलती चली गई. पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोग्रेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म. कॉलोनियलिज्म में क्या था? देखिए, जब लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट लड़ रहे थे, तब लोगों ने अपने आपस में एकता का महसूस किया. उन्होंने फाइंड किया कि हम सब एक जैसे ही हैं और सबके ऊपर एक ही इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए उनके बीच में यूनिटी जो उसका प्रोसेस है वो बनता चला गया. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड एंड अंडर colonialism provided a shared bond that tied many different groups together. क्योंकि सब लोग जो डिफरेंट ग्रुप्स थे सोसाइटी के, सभी पर एक जैसा इफेक्ट पड़ रहा था इस कॉलोनियलिज्म का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सप्रेस कर रही थी, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें उनके लिए पैदा कर रही थी. तो ऐसे में जब सब लोगों ने देखा कि सबके साथ एक जैसा हो रहा है, तो उनके अंदर एक यूनिटी की जो फीलिंग है वो बढ़नी शुरू हो गई. Now we'll move on the topic First World War and its impact. The First World War and its impact. देखिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 to 1918 रहा, और इसके इंडिया पर जो इम्पैक्ट पड़े वो क्या थे? लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. क्योंकि हम सब जानते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें इंग्लैंड भी शामिल था, और इंग्लैंड यानी ग्रेट ब्रिटेन का हमारे यहाँ पे रूल भी था. अब ग्रेट ब्रिटेन जो या इंग्लैंड था उसका पूरा ध्यान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लगा हुआ था, तो इस कारण से उसने यहाँ पर भी उन्हीं चीज़ों को बनवाना शुरू किया या उन्हीं चीज़ों से खर्चा पूरा करना शुरू किया कि भाई, ताकि वो अपने इस वर्ल्ड वॉर में जितना भी उसका खर्च हो रहा था उसको वो मेंटेन कर पाए. क्योंकि अकेले इंग्लैंड तो नहीं सब कुछ कर सकता था ना, इंग्लैंड की गवर्नमेंट या इंग्लैंड की पॉपुलेशन. तो जहाँ जहाँ पर उसका रूल था वहाँ पर भी उसने लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में उसको रिक्रूटमेंट किया, फोर्स रिक्रूटमेंट की, यहाँ पर जितने भी टैक्सेस थे उसको इंक्रीज़ कर दिया. इससे उसने अपने खर्चे पूरे किए. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. वार ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी. It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans and increasing taxes. Custom duties were raised and income tax introduced. देखिए क्या हुआ था कि क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इंग्लैंड का सारा ध्यान अब वॉर में चला गया था, तो उसको अपने इस खर्चे को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको बढ़ा दिया. इसके लिए उसने लोन लिए और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया. कौन कौन से टैक्सेस? कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी, और जो इनकम टैक्स था इंडिया में उसने इंट्रोड्यूस किया, यानी लोग जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा. द लॉन्ग वॉर लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स.
और लंबे चले युद्ध ने जो चीज़ों की कीमतें और बढ़ा दी थी, डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और प्राइसेस जो हैं लगभग दुगनी हो गई थी, जो कि आम लोगों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर रही थी। Villagers were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। गांव वालों से जो गांव में जा के जो है सोल्जर्स की सप्लाई को, मतलब सोल्जर्स जो भर्ती किए जा रहे थे वो गांव वालों को किया जा रहा था और ज़बरदस्ती किया जा रहा था। जो खास तौर से रूरल एरियाज थे वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था, फोर्स रिक्रूटमेंट की जा रही थी बिना उनकी इच्छा जाने। इन फोर्स रिक्रूटमेंट द कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू ज्वाइन द आर्मी। और फोर्स रिक्रूटमेंट के अंतर्गत क्या हो रहा था, ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी ज्वाइन करने पे उनको फोर्स कर रही थी। फर्दर इन 1918, 1919, 1920 to 1921 crops failed in many parts of India, resulting in acute shortage of food। और इसके अलावा देखिए, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा होना, ये सब चीज़ें तो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर ही रही थी। साथ साथ 1918-19 में और 1920-21 में जो ऐसा अकाल पड़ा बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के, जिससे कारण क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई। दिस वॉज accompanied by an influenza epidemic। और इसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people died as a result of famines and epidemic। और 1921 की जो जनगणना जब अंग्रेज़ों ने कराई तो उससे पता चला कि लगभग 12 से 13 मिलियन लोग फेमाइन यानी इस अकाल से और इस महामारी से मर गए। तो देखा आपने, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट हमारे इंडिया पर तो कोई बहुत अच्छा नहीं पड़ा, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलें पैदा हो गई। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर्स रिक्रूटमेंट। देखिए, इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि फोर्स रिक्रूटमेंट मीन्स रिक्रूटमेंट विदाउट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी रिक्रूटमेंट करना। और इसका आंसर हम देखिए यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी इसके बाद लिख सकते हैं कि इन फोर्स रिक्रूटमेंट द कॉलोनियल स्टेट फोर्स टू पीपल ज्वाइन द आर्मी। तो ये दोनों आप पॉइंट्स को लिखिएगा और दिस इज योर आंसर नंबर 1। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। सो हियर इज योर आंसर नंबर 2। लेकिन इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या लिखना है, सारा पूरा नहीं लिखना, आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 1 यहाँ से लिखना है। द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। फिर सेकेंड पॉइंट आपने क्या लिखना है, द लॉन्ग वॉर लेड टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स डबलिंग यहाँ पर। फिर थर्ड पॉइंट, विलेजर्स वर called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas caused widespread anger। And fourth one is further in 1989, 1920, 21 crops failed in many parts of India resulting in acute shortage of food। आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। This is your answer number 2। Now we'll move on question number 3। Question number 3 is gather some information about influenza epidemic and its impact with the help of your teacher, parents or internet। Now we'll see the answer number 3। So here is the answer number 3। Influenza is a contagious disease usually characterized by fever, muscle pain, sore throat, fatigue। यानी इन्फ्लुएंजा एक संक्रामक रोग है और ज़्यादातर इसमें क्या लक्षण होते हैं, बुखार होता है, मसल पेन होता है, गले में खराश होती है और थकान होती है। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय 1 or 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये ज़्यादातर 1 या 2 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी। बट इन्फ्लुएंजा सी कॉजेज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन यंग पीपल बट इज़ नॉट एज कॉमन एज द अदर 2 टाइप्स। और देखिए, जो सी टाइप का इन्फ्लुएंजा होता है वो ज़्यादातर यंग पीपल में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना उसके ऊपर वाले पार्ट में इन्फेक्शन के थ्रू होता है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। कॉमन ए और बी ही है। पीपल विथ इन्फ्लुएंजा, मोस्ट पीपल फील सिक फॉर सेवरल डेज एंड देन रिकवर। जो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित लोग होते हैं वो ज़्यादातर कुछ दिनों तक बीमार रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं।
In some cases, influenza can cause pneumonia, other complications and even death. और कई केसेस में इन्फ्लुएंजा से निमोनिया हो जाता है और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं जिससे डेथ तक भी हो सकती है। तो इस तरह से हमें इन्फ्लुएंजा के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।